हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। बच्चों आइए बेटा, हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। संस्कृत की जो क्लास हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 3 है। नाम क्या है? अलस कथा है। आज का टॉपिक क्या देखेंगे? प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आज का समझेंगे बेटा, सेम बातें वही क्या है, प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आराम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अपने कमेंट्स को आप रोक दीजिएगा, क्योंकि अगर अभी कमेंट करेंगे तो क्लास समाप्त होने के बाद आप बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे और कमेंट तब वहां नहीं कर पाएंगे। वहां पे कमेंट आपको करना है बेहतरीन ढंग से। अब हमारी बातों को केवल आराम से सुनिएगा, एकदम शांति से सुन करके। किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पठित पाठ मतलब जो पाठ आपने पढ़ा उसके आधार पे स्पष्ट करिए उसमें क्लियरिटी लाइए कि किनकी क्या क्या गतियां थी। किनकी क्या क्या गतियां का मतलब क्या होता है कि पति की बारे में क्या बताया गया है, पत्नी के बारे में क्या बताया गया है, बच्चों के बारे में क्या बताया गया और आलसियों के बारे में क्या बताया गया है। यही मतलब है। देखिए, गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। भैया क्या किया गया है? स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग हैं। सबकी अलग अलग गतियां हैं। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है, तथा आलसियों की गति कारुणिकता यानी दयालुता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुता पर ही निर्भर होती है। देखिए बेटा, ये बात हमने बताया, बहुत रटने क्यों, हमारी बातों को पहले सुनो, अभी कुछ कमेंट नहीं करना है। जैसे आपने अब अच्छे से जान लिया कि वृत्तियां यानी गतियां के बारे में पूछ रहा है, तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों की, माता पति की, पत्नी की और आलसियों की अलग अलग वृत्तियां हैं। कि पत्नी का सहारा पति होता है, बच्चे का सहारा माँ होती है, लेकिन इस संसार में आलसियों का सहारा सिर्फ और सिर्फ दयावान व्यक्ति होता है। दयावान व्यक्ति के अलावा इस संसार में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। ऐसे भी आप अपने शब्दों में लिख देंगे। और ये सोचो कि हूबहू लाइन हम लिख दें तो बेटा नहीं लिख पाओगे। बात समझ पा रहे हो ना? हूबहू लाइन आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए केवल कहानी को समझिए अपने शब्दों में, बाकी अपने शब्दों में ही लिखना है। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है क्या बेटा? पहले क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए क्या? एक बार हमको बताओ, जो मैंने समझाने का प्रयास किया क्या उसको समझ गए क्या आप लोग? बहुत बढ़िया कि हाँ सर, एकदम बहुत बड़े बच्चे कह रहे जी 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 का पूरी तरह से कमेंट एकदम ऊपर की दिशा में जा रहा है। आओ बेटा, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनिएगा, बस केवल भाव समझिए, बाकी लिखना तो आपको अपने शब्दों में ही है। रटिए ना, चीजों को रटाना हमारा प्रयास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है? अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। जो आपने पूरा पाठ पढ़ा उसमें 5 वाक्य, बेटा वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब मैं बेटा बात करूंगा, व्याकरण को पढ़ाने लगूंगा, तो वहां बताऊंगा कि वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा कह रहा है कि 5 वाक्यों में परिचय देना है। जैसे शब्द क्या है? राम एक शब्द है, श्याम क्या है? एक शब्द है, मोहन क्या है? एक शब्द है, बाजार क्या है? एक शब्द है। यह है ना? और यही शब्दों का जो समूह होगा वो भी सार्थक समूह, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे ही वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं, जैसे बेटा मैं कह दूं कि राम विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य हो गई। इसमें पहला शब्द क्या है? राम, दूसरा शब्द क्या है? विद्यालय, तीसरा क्या है? जाता, और चौथा क्या है? ये 4 शब्द मिलकर के एक वाक्य बनाए हैं। ऐसे कह रहा है कि 5 वाक्य आप लिख दीजिए अलस कथा के बारे में। अगर आप विपिन सर से पढ़े हैं तो आप जो पूरी कहानी पढ़े होंगे तो आराम से लिख देंगे। आइए वही चीजें मैं बता रहा हूं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। बेटा एक वाक्य यहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने शब्द हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्दों का ही समूह वाक्य होता है। यहाँ देखिए,
विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की। हो गया बेटा। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। ये अलग वाक्य हो गया। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय दिया गया है। यही बातें आपने लिख दीजिए या अपने शब्दों में लिख दीजिए। अगर ये लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से है। बात हमारी समझ पा रहे हैं। यही 5 वाक्य ऐसे हो गया। तो हमको आप लोग बताओ, क्या आप वाक्य का मतलब समझ गए और क्या लिख लोगे अपने ढंग से? क्या जी, एक पगला कह रहा है जी मास्टर साहब समझ गए। अरे पगलू, अरे स्क्रीन पे ना होते ना, अभी तुमको बाहर निकालता और बाहर निकाल के क्या करता, मुर्गा बना देता। मुर्गा बना देता। मुर्गा बनाने के बाद जानते हो क्या करता, बाजार में ले जाता, ऐसे टंगवा देता और उसको मुर्गा के भाव बेच देता है। लेकिन तुम वहाँ हो, वहाँ पे बैठे हो, बात समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं। तो हाँ बेटा, ग्रामर कब शुरू होगा? किताब के बाद ग्रामर शुरू होगा, चिंता मत करिएगा। ये जानिएगा कि पूरे आपके 2025 एग्जाम के पहले मैं पूरे हिंदी संस्कृत को 4-4 बार पढ़ा दूंगा। चिंता नहीं करना, 4-4 बार पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है। आओ बेटा, तीसरी क्वेश्चन क्या है आपके बीच में? अब कमेंट को रोक दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन सुनिए। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? जो आपने पढ़ा अलस कथा, उससे क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में सुनिएगा। मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। बेटा हमने तो यही शिक्षा ली इस पाठ में, हमने तो यही शिक्षा ली। बेटा हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल हमारी बातों को आराम से सुनिएगा, कमेंट अभी मत करिए, बातों को आराम से एकदम सुनिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अलस कथा का क्या संदेश है? जो आपने पढ़ा अलस कथा मतलब आलसियों की कथा, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं विद्यापति जी, इसके बारे में सुनिए। अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। क्या है भैया? अगर रोगों में सबसे महान रोग की बात करें भैया, वो रोग क्या है? आलस्य ही होता है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल सही भैया। अगर आप जीवन में आलसी हो जाएंगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। जीवन में ये आपको सीख लेनी चाहिए इस पाठ से। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। यानी बेटा अपने कार्य को बेहतर ढंग से करना, कार्य में लगा रहना, उसे ही कर्मठी कहते हैं। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। क्या भैया? शत्रु है, जिससे अपना, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित करें। उद्यम यानी मेहनत को प्रेरित करें। बेटा बिल्कुल सही बात है। इस पाठ से हमको यही शिक्षा दी गई है, यही हमको संदेश दिया गया है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे देखिए अगर आप ही हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है और आपका ये देखिए बेटा केवल सपना देखने से नहीं होता है। सपने को पूरा करने के लिए दिन रात आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको आलसी नहीं बनना है, उद्यमी बनना है, यानी मेहनत करना पड़ता है दिन रात अपने आप को। जैसे विपिन सर की क्लास अगर 4 बजे होती है तो 4 बजे आपको हर काम को रोक करके केवल और केवल क्या करना है? तुरंत मोबाइल खोल करके या लैपटॉप जो आपके पास हो क्लास को करनी है। जितनी बातें बताई जाए उतनी बातों को पढ़नी है और ये साल भर मेहनत करना है। फिर देखिए साल भर के बाद आपका तुरंत परिणाम आपके सामने आ जाएगा। बेटा बात समझ पा रहे हो? और ये देखिए केवल साल भर का जो आपका मेहनत होगा बेटा, जब ये परिणाम में बदलेगा एक दिन, उस समय आपको तो खुशी तो होगी ही होगी,
आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगी बेटा, और आपसे हमसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को होगी बच्चों, जिन्होंने इस गरीबी को झेलते हुए लगातार बेटा अपने लिए कपड़ा नहीं लिए, भोजन नहीं करते हैं सही से, केवल एक उद्देश्य है कि लड़का लड़की हमारा पढ़ लें। बेटा वो खुशी जो आपकी एक दिन की खुशी होगी वो कैसे मिली है कि आपने साल भर आलस नहीं किया है, अपने काम को समय से किया है, जिम्मेदारी पूर्वक किया है। क्या बेटा इस पाठ से आपको जो शिक्षा मिली इसको आप समझ पाए क्या, जो हमने आपको दिखाया? एक बार बच्चों आप लोग रिप्लाई दीजिए, क्या आप लोग समझ पाए मेरे बच्चों? कल बेटा लगभग 10 बच्चे ने लिखा था कि विपिन सर ने ठाना है कि 150 प्लस टॉपर लाना है। ये आप लोगों ने कल ही लिखा था बच्चों। आओ बेटा, बेटा इस सारी बातों को अगर कोई दिक्कत होती है एक बार इसको अपने हिसाब से फिर पढ़ लिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? जो बेटा आलसी पुरुष थे, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आलसी पुरुष कितने थे भैया। जो आपने पढ़ा होगा तो आलसी पुरुष कितने थे। देखिए हर बच्चे का जवाब आ रहा है कि 4 आलसी पुरुष थे। बहुत सही। तो इसीलिए कहते हैं केवल ईमानदारी से सुनिए। अब हमारी बातों को सुनिएगा। कह रहे हैं आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन यही आ जाए, तो आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही है, तुरंत निकाल बता देंगे कि वहां जो अधिकारी था वही निकाला था उसमें। यहां ध्यान सुनिएगा। जब चार आलसी जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी कह सकते हैं या अधिकारी कह सकते हैं, जो वहां पे अधिकारी नियुक्त थे भैया, तो एक अधिकारी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर, बाल को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए या खींचते हुए कह सकते हैं बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। बात समझ पा रहे भैया? आग से बच गए। उन्होंने भाई देखा कि ये लोग यार भाग ही नहीं रहे हैं, सब के सब चले गए। बेटा अगली बात सुनिएगा हमारी बात। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? ये भी क्वेश्चन है कि जो चारों आलसी पुरुष थे वो आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो क्या इसका जवाब आप लोग दे दोगे क्या? बिल्कुल सर। देखिए बेटा जो आपके संस्कृत में क्वेश्चन होते हैं, बुक के पीछे आप देखोगे ना तो संस्कृत में सारे प्रश्न दिए हैं, लेकिन पेपर में आपसे संस्कृत में नहीं पूछा जाता है, पेपर में आपसे ऐसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो इसका जवाब आपको देना होता है। बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं होती है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ देखिए कि जो 4 आदमी थे, कमेंट को एक बार रोकिएगा, जो 4 आदमी थे वो किस प्रकार बचना चाहते थे। अब आपको कहानी पता है, सुनिएगा। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। बेटा याद आ रहा है क्या? ऐसा ही हमने बताया था क्या? याद आ रहा है बेटा ना? हाँ, जब पहले ने कहा था कि यार बहुत आवाज़ सुनाई दे रही है, तो दूसरे आलसी ने कहा, लेट के आपस में चारों बात कर रहे थे, दूसरे आलसी ने कहा यार शायद इस घर में आग लग गई हो। तीसरे ने कहा यार कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो लिखा हुआ है कि जो हमको बचा ले, आग पे कंबल डाल दे, चटाई भिगो करके डाल दे ताकि हम बच जाएं। लेकिन चौथे ने कहा यार तुम लोग क्या बड़बड़ाते हो, बड़बड़ बड़बड़ हमेशा करते हो, शांत रहो एकदम। तो इस प्रकार से वो लोग बचना चाहते थे कि कोई ऐसा मिल जाए। अगर मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे लिवाक चल के दिखाता हूँ कि आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। लेखक के विचार स्पष्ट करें भैया कि जो आपने आलस कथा पाठ पढ़ी उसमें लेखक जो थे भैया उनका विद्यापति का क्या विचार था। सुनिएगा। आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। बिल्कुल सही। कारुणिक व्यक्ति के बिना, कारुणिक मतलब दयावान, करुणा, दयावान जो होता है,
बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्य शत्रु के समान है। बेटा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि जो आलसी होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं और इस दयालु व्यक्ति के अलावा उनका कोई होता नहीं है। कितनी सरल चैप्टर था बेटा, हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। आलस कथा का सारांश लिखें। बेटा इसका सारांश लिखना है। सारांश मतलब क्या होता है, पूरे पाठ को कम शब्दों में आपको बता देना है, एक संक्षिप्त परिचय देना है। जैसे मैं उस दिन जब क्लास स्टार्ट किया था परसों बेटा, तो हमने कहा कि 2 मिनट के अंतर्गत हमारी बातों को सुन लीजिएगा, तब हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। वही सारांश होता है कि सभी बातों को एक छोटे से अंश में प्रस्तुत कर देना। बात हमारी समझ पा रहे हैं एकदम। यहाँ क्या है बेटा, मैं बताने चल रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे इसका सारांश बताओ, तो क्या बताओगे? मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से बेटा क्या है यहाँ पे लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले, तोंद मतलब यही तोंद, पेट भैया निकल जाए, तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग, बेटा कौन है? धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर साला चलाने वाले, साला मतलब जो घर था भैया, जो आलसी जहाँ रहते थे उसको चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसी साला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप मतलब बातचीत को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला मतलब आग, ज्वाला से रक्षण मतलब बचाने हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। बेटा यही तो सारांश था, शुरू से लेकर के जहां से पाठ स्टार्ट हुआ और अंत तक क्या क्या हुआ आपने संक्षिप्त रूप में बता दिया। क्या बेटा आप बता पाओगे क्या ऐसे संक्षिप्त रूप में समझ में आया कि नहीं बेटा? आपको एक बार बताइए बेटा आप लोग। बहुत सही बच्चों। बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो केवल ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, बात बीच बीच में आपसे पूछता रहता हूं कि हाँ बेटा। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, यही पूरी कहानी थी। ऐसे ही आपको लिख देना है क्या क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि हूबहू यही लिखना है, जो भी आप अपने शब्दों में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बस लिखना है, बस जानते रहो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ बेटा अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, बाकी पीडीएफ तो आपके पास जाता ही होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती होगी। हाँ बेटा ये बताओ कि आप लोग पीडीएफ पाते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पीडीएफ आप लोग पाते हो बेटा ना? जी बच्चे कह रहे हैं जी हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाता है मेरे बाबू, मिल जाती है। आइए बेटा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर की
विशेषताओं का वर्णन करें। बेटा बात हमारी फिर सुनिएगा आराम से, अपने कमेंट्स को रोक दीजिएगा, अब बात को अगले क्वेश्चन पे अटैक करना है। चलिए भैया, वीरेश्वर कौन था, इनकी क्या विशेषता थी, सुनते हैं। मंत्री वीरेश्वर स्वभाव से दयालु और दानशील थे। वह अनाथों और निर्धनों को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलसशाला का निर्माण करवाया था। बेटा यही तो विशेषता है उनकी, यही तो थे भैया ना, वीरेश्वर जी की विशेषता यही थी। इसी के लिए पूरी कहानी बनी हुई है, पूरा पाठ इसी पे आधारित है। कितना सरल है बताओ, बताओ बेटा। तो बेटा बताओ, अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ें तोड़ तोड़ करके आसानी से, तो बेटा क्या आपका स्टेट टॉपर में नाम नहीं आ सकता है क्या? बताओ बेटा, अगर आपका नहीं आएगा किसका आएगा बताओ? किसी का नहीं आएगा। अगर आपका नहीं आएगा मेरे लाल तो किसी का नहीं आएगा। बस जैसे पढ़ा रहा वैसे पढ़ते चलो यार, सारी बत्तियां एकदम हवा लगने लगेगी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। आओ बेटा, बिल्कुल बेटा। अगला क्वेश्चन, अलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? बेटा कर्मियों मतलब जो अलसशाला को चलाने वाले लोग थे, जो मंत्री वीरेश्वर ने जिनको नियुक्त किया था, उन्होंने भैया कि आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अब परीक्षा क्यों ली, आपके दिमाग में बातें आ ही गई होंगी कि उन्होंने जांच करना चाहते थे कितने वास्तव में आलसी हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च होने लगा था। जो पैसा पहले खर्च होता था उससे ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा था, तो उनके दिमाग में आया यार इसमें धूर्त भी आके बैठ गए हैं। बात समझ गए? बस इसी को अपने शब्दों में लिख देना है, सुनिएगा। अलसशाला में आलसियों के साथ साथ धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए और अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। बात समझ गए बेटा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूं। विद्यापति कौन थे? बिल्कुल समझ गए, इस पाठ के लेखक थे। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अलस कथा की। अलस कथा में किसकी कहानी है? ये बता रहा है भैया आलसियों की कहानी है। 6 वाक्यों में लिखो, लिख दो यार भैया, एक एक चीजें कंफर्म हो रही है। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से अलस कथा लिया गया है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों का दान देने की इच्छा रखने वाले मंत्री वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी। उत्कंठा मतलब भैया इच्छा होती है, की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर आने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दानशाला में अग्नि को प्रज्वलित मतलब जला दिया गया, प्रज्वलित किया जाता है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं, मतलब दया के पात्र होते हैं। बेटा यही तो आपको लिखना थी, सब कुछ तो आप जानते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हम लोग चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर, आपको दिखाते हैं क्या है बेटा। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? आलसियों की पहचान कैसे हुई आपने तो जान ही गए होंगे कैसे पहचान हुई। अलस कथा में अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आग क्यों लगाई गई? बेटा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक ओ आर करके एक क्वेश्चन ये बन सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें ले दिया बेटा, मैंने इसमें क्या कर दिया 2 क्वेश्चन ले दिया। तो एक बार बेटा मैं आप सबका थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा, एक बार बेटा मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूँगा कि आप लोग हमको थोड़ा सा रिप्लाई देंगे बच्चों कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यही बात है, हाँ वहाँ तो आप लोग बता दिए कि मस्त लगी सर। एक बच्चा कह रहा सर हैंग हो रही है। हाँ भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सही हो जाएगी। बाकी आप लोग यहाँ तो बता ही दिए हैं मस्त लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए तब तक वहाँ देखते हैं, दिक्कत है थोड़ी।
देखिए बेटा क्या कहते हैं, आलस्य साला, बेटा एक बार कमेंट को रोकिएगा। आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? देखिए पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलस्यशाला में आग लगा दी गई। आग देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन चारों आलसियों ने भागने का प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न मतलब कोशिश, बल्कि इस समय में भी वह दूसरों की मदद की चाह रखते थे। चाह मतलब इच्छा। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हो सकी। बस बेटा इतना ही लिखना था। बेटा हम लोग चलते हैं आगे, जो आपको दिखाएं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14वें पे हम लोग चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। एक बार बताएंगे बेटा कि क्लास में मजा आ रहा है। इस मोबाइल में सबको हाँ करना है बेटा। 100% रिजल्ट हाँ का होना चाहिए, इसमें देखना है उसमें नहीं बेटा, ताकि मैं देख पाऊँ। चलिए बहुत सही बच्चों, आप सब जवाब है कि बिल्कुल सर मजा आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चारों आलसियों की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। वार्तालाप मतलब बातचीत को, सुनिएगा। आग लगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे, तब एक आलसी ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। तब चौथे आलसी ने कहा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। बेटा यही तो चारों में बातें हो रही थे। बेटा इस प्रकार से हमने 14 क्वेश्चन आपको दिखाया सब्जेक्टिव में, जो कुछ भी बन सकते थे। आपने पूरी कहानी को तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ बेटा क्लास कैसी लगी। बाकी यहाँ तो नहीं, आपका कमेंट वहाँ पे आना चाहिए, सर जी बहुत अच्छी क्लास लगी और गाना भी बहुत अच्छा था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में आकर के। बेटा आज के लिए बेटा इतना ही है, हम लोग मिलते हैं फिर वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, 2020 स्टेट टॉपर बनने के लिए बेटा जुड़े रहो। विश्वास है बेहतर करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।